हेलो स्टूडेंट। तो कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था भारत के संविधान की प्रकृति, द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो दो तरह के संविधान हमने पढ़े हैं। एक संघात्मक संविधान होता है और दूसरा आपका एकात्मक संविधान होता है। संघात्मक और एकात्मक। अब सवाल ये आएगा कि जैसे कि भारत का जो संविधान है उसकी प्रकृति कैसी है। क्या भारत का संविधान संघात्मक संविधान है या भारत का संविधान एकात्मक संविधान है। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत का संघात्मक संविधान कैसा होता है और एकात्मक संविधान कैसा होता है। जब हमें ये चीज़ क्लियर होगी तभी हम समझ पाएंगे कि भारत का संविधान संघात्मक संविधान है या एकात्मक संविधान है। अब भारत के संघात्मक संविधान के विषय में जो संविधानवेत्ताओं का विचार है, सबसे पहले तो हम प्रोफेसर हियर एक महान संविधानवेत्ता हुए, उनका एक विचार है कि संघीय सिद्धांत जो है संविधान, जो संघीय संविधान होते हैं उनमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन रहता है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन रहता है। संघ के पास अपनी अलग शक्तियाँ होती हैं और राज्य के पास अपनी अलग शक्तियाँ होती हैं। जो विषय राज्य को दिए जाते हैं कानून बनाने के लिए, उन विषयों पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती, और जो विषय संघ सूची में रखे जाते हैं, जो केंद्र सरकार को दिए जाते हैं, उन पर राज्य कानून नहीं बना सकते। तो इस तरह से दोनों सरकारें, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, लेकिन फिर भी उनमें एक समन्वय अवश्य बना रहता है। प्रोफेसर हियर का ये मानना है कि संघीय सिद्धांत का जो मूल आधार है वो स्वतंत्र और समन्वयकारिता है, यानी कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं और दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है, सहयोग रहता है। यदि इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है कि जब राज्य को आवश्यक हो तो वो केंद्र की सहायता ले सकता है, तो ये समन्वय और स्वतंत्रता और समन्वय के आधार पर आधारित, सिद्धांत पर आधारित है आपका संघीय ढांचा, संघीय संविधान। अब हमारी जो संविधान सभा थी जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, उनका ये मानना था कि भारत का जो संविधान है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक संघीय संविधान है, परिसंघात्मक संविधान है। और इसमें जो प्रोफेसर हुए, संविधानवेत्ता हुए, उनका मानना है कि भारत का संविधान पूर्णतः परिसंघात्मक नहीं कहा जा सकता। तो जो आपके संविधानवेत्ता हैं, प्रोफेसर हियर हैं, उनका मानना है कि संघीय संविधान तो एक ऐसा संविधान होता है जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन रहता है। अब वो उदाहरण देते हैं अमेरिका के संविधान का। अमेरिका का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से एक संघात्मक संविधान है। अमेरिका का संविधान पूर्ण रूप से एक संघात्मक संविधान है। अब वो ये कहते हैं कि जो संविधान, जिस भी देश के संविधान अमेरिका के जो मॉडल है, अमेरिका का जो कह सकते हैं हम के संघात्मक ढांचा है, उस ढांचे में जो फिट होता है उसी को हम एक संघात्मक संविधान की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन सामान्य विचार और एक सामान्य बातचीत में हम ये कह सकते हैं कि संघात हमें किसी भी देश के संविधान का आकलन करने से पूर्व, अगर हम किसी देश के संविधान की प्रकृति के बारे में जानना चाहते हैं कि उस देश का संविधान संघात्मक संविधान है या एकात्मक संविधान है, तो हमें ये देखना आवश्यक है कि उस देश के ढांचे में, उस देश के संविधान में क्या संघात्मक गुण प्रधान रूप से मौजूद हैं या उस देश के ढांचे में एकात्मक गुण प्रधान रूप से मौजूद हैं। अगर किसी देश के संविधान में संघात्मक गुणों की प्रमुखता है तो हम उसको एक संघात्मक संविधान की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन यदि किसी देश के संविधान में एकात्मक सिद्धांतों की प्रधानता है तो हम कह सकते हैं कि उस देश का संविधान एकात्मक संविधान है। तो संघात्मक संविधान या संघीय सिद्धांत का जो ये ढांचा है वो पूर्ण रूप से इसी बात पर आधारित है कि संघीय संविधान उस देश के संविधान को कहा जाता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का अलग अलग विभाजन रहता है। केंद्र के पास अपनी अलग शक्तियाँ होती हैं, राज्य के पास अपनी अलग शक्तियाँ होती हैं। अब एकात्मक संविधान की बात करें कि एकात्मक संविधान कैसा होता है। एकात्मक संविधान में क्या होता है कि जो शक्तियाँ हैं समस्त देश की, वो एक संविधान, एक सरकार में निहित रहती है।
जो देश की सभी शक्तियाँ हैं, चाहे वो कानून बनाने से संबंधित हो, चाहे वो कार्यपालिका शक्ति हो, चाहे वो न्यायपालिका शक्ति हो, चाहे वो विधायिका शक्ति हो, वो सभी एक ही सरकार में निहित रहती है और वो सरकार कहलाती है आपकी केंद्रीय सरकार। तो इसीलिए उसको एकात्मक सरकार कहते हैं। और संघात्मक संविधानों में इसके ठीक विपरीत होता है। संघात्मक संविधानों में राज्य को कुछ विषय दे दिए जाते हैं जिन पर राज्य अपने क्षेत्र में कानून बना सकता है। संघ के पास अपने अलग विषय होते हैं, उन विषयों पर संघ सरकार कानून बनाती है। तो यही संघीय सिद्धांत का ढांचा है। अब हम भारत के संविधान के विषय में अगर चर्चा करें कि भारत का संविधान संघात्मक संविधान है या एकात्मक संविधान है, उससे पूर्व हमें कुछ बातों को जानना आवश्यक है। वो बातें क्या है? हम पहले ये देखते हैं कि संघात्मक संविधान, किसी भी देश का संघात्मक संविधान हो या कोई संघीय ढांचा हो, उसके आवश्यक तत्व या आवश्यक गुण क्या होते हैं? किसी भी संघीय संविधान के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? हम उन आवश्यक तत्वों पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे देश का जो संविधान है, क्या हमारे देश के संविधान में वो गुण मौजूद हैं, वो आवश्यक तत्व हमारे देश के संविधान में मौजूद हैं, लागू हैं, तो हम फिर कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक संघीय संविधान है। अब आप संघीय संविधान, जो संघात्मक संविधान होते हैं, उनके आवश्यक तत्वों पर चर्चा करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि संघीय संविधान का सबसे प्रमुख परमावश्यक गुण मैंने बताया क्या होता है। संघीय सिद्धांत का सबसे प्रमुख गुण होता है शक्तियों का आपस में विभाजन। केंद्र और राज्यों के बीच अलग अलग शक्तियाँ होती हैं और अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उन पर वो कानून बनाते हैं। तो संघात्मक संविधान का जो आवश्यक तत्व है, मैंने यहाँ पर भी बोर्ड पर भी लिखा है। संघात्मक संविधान का सबसे आवश्यक तत्व है शक्तियों का आपस में विभाजन। केंद्र और राज्यों के बीच दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं, सार्वभौम होती हैं और अपने क्षेत्र में कानून बनाती हैं। अब संघात्मक संविधान का जो दूसरा आवश्यक तत्व है वो है संविधान की सर्वोपरिता, संविधान का सर्वोच्च होना। अब संविधान का सर्वोच्च होना का मतलब क्या है? देखिए, जब संघ बनता है, कोई भी संघ बनता है, तो राज्य उसमें शामिल होते हैं। जब उसमें स्टेट शामिल होते हैं तो कुछ शर्तों पर शामिल होते हैं। किन्हीं शर्तों पर शामिल होते हैं भी। आप इमेजिन करिए कि छोटे छोटे देश, एक कोई देश है और वहाँ पर आसपास में छोटे छोटे राज्य हैं और वो राज्य किसी दूसरे देश में शामिल होना चाहते हैं। तो शामिल होने से पहले वो कुछ ना कुछ अपनी शर्तें तो आवश्यक रखेंगे। वो कुछ शर्तें रखेंगे, हमारे क्षेत्र में केंद्र का कितना इंटरफेयर होगा, इस तरह की कुछ शर्तें रहेगी। तो जब संघ में शामिल होते हैं राज्य, तो उनके कुछ अपनी शर्तें होती हैं, उन शर्तों के साथ ही वो संघ में शामिल होते हैं, तभी संघ बनता है। तो उन चीज़ों का, उन शर्तों का लिखित होना भी आवश्यक था। उन शर्तों का लिखित होना भी आवश्यक था। और दूसरी बात ये रहती है कि जो संविधान होता है, कि किसी भी संघात्मक देश का जो संविधान होता है, उसमें वो सारी बातें नोट रहती हैं ताकि भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह हम तीसरा पॉइंट अगर देखते हैं, लिखित संविधान। संघात्मक संविधानों में ये रहता है, जिस भी देश का संविधान संघात्मक संविधान होता है, वहाँ पर संविधान लिखित रूप में होता है। लिखित रूप में होने का यही कारण है कि दोनों के बीच, राज्य और संघ जब आपस में मिलते हैं, दोनों के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कुछ शर्तें रहती हैं जिनके आधार पर संघ और राज्य आपस में मिलते हैं, और उसी कॉन्ट्रैक्ट का लिखित होना भी उतना ही आवश्यक है। अब हम इसके 4 पॉइंट पर चर्चा करें। संविधान की अपरिवर्तनशीलता। संविधान की अपरिवर्तनशीलता क्या है? जो संघात्मक संविधान होते हैं उनका ये भी एक प्रमुख गुण होता है कि वो संविधान अपरिवर्तनशील होता है। अपरिवर्तनशील से मतलब कि उस संविधान में संशोधन, उस संविधान में बदलाव नहीं किए जा सकते। नहीं, इसका ये अर्थ नहीं होता है। किसी देश का संविधान अपरिवर्तनशील है तो इसका अर्थ ये है कि उस देश के संविधान में संशोधन करने की जो आपकी प्रक्रिया है, उस देश के संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कठिन होती है। जब किसी देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उस देश का संविधान अपरिवर्तनशील है।
और जब किसी देश के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आसान होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उस देश का संविधान एक नम्य संविधान है, एक फ्लेक्सिबल संविधान है और उसमें संशोधन आराम से किए जा सकते हैं, एक सरल प्रक्रिया के आधार पर किए जा सकते हैं। हालांकि भारत में अगर आप देखें बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे हैं जिनमें बहुत आराम से, बहुत सरल प्रक्रिया के तहत संशोधन किए जा सकते हैं। कुछ ही प्रोविज़न ऐसे हैं जिनमें संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा जटिल किया गया है, वो भी देश की अखंडता और अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए ही किया गया है। अब हम लास्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं संघीय सिद्धांत के। संघीय सिद्धांत के ढांचे का लास्ट पॉइंट है या संघीय सिद्धांत का आवश्यक गुण क्या है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका का सर्वोच्च होना भी एक संघात्मक संविधान का आवश्यक गुण है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता से क्या अर्थ है? देखो, संघ और राज्यों के बीच आपस में शक्तियों का बंटवारा रहता है। संघात्मक संविधान में संघ और राज्यों के बीच आपस में शक्तियों का बंटवारा रहता है। अब ये शर्त रहती है कि कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य के सीमा में या किसी दूसरे राज्य से दूसरे संघ से संबंधित किसी विषय पर कानून ना बनाए या संघ किसी राज्य के विषय पर कानून ना बनाए। इस तरह की बाध्यताएं संघात्मक संविधानों में रहती है। अब कोई एक दूसरे के विषय में, कोई एक दूसरे की शक्ति में अतिक्रमण ना करे, तो इस अतिक्रमण को रोकने के लिए एक न्यायपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है। तो इसलिए सर्वोच्च पर न्यायपालिका रखी गई है ताकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता बनी रहे। संघ और राज्य उसके निर्णयों से बाध्य होते हैं। तो ये हमारा संघात्मक संविधान का एक ढांचा होता है कि संघात्मक संविधान वो संविधान होता है जिसमें शक्तियों का आपस में विभाजन रहता है, एक लिखित संविधान होता है, एक अपरिवर्तनशील संविधान होता है जिसमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता रहती है और संविधान की सर्वोच्चता रहती है। संविधान उसमें सर्वोपरि रहता है। अब चलिए, हमने ये देखा कि संविधान की प्रकृति के बारे में हमारा ये टॉपिक है और संविधान की प्रकृति, भारत के संविधान की प्रकृति कैसी है। तो इससे पहले हमें ये पता होना जरूरी था कि संघात्मक संविधान और एकात्मक दो तरह के संविधान होते हैं। दोनों तरह के संविधानों के विषय में भी चर्चा जरूरी थी कि संघात्मक संविधान किस तरह का होता है, एकात्मक संविधान किस तरह का होता है। हालांकि हमारी संविधान सभा के जो मेंबर थे उनका मानना था कि भारत का संविधान एक परिसंघात्मक संविधान ही है, लेकिन कुछ संविधान वेत्ता हैं विदेशी जिन्होंने कहा है कि भारत का संविधान परिसंघात्मक संविधान नहीं है। लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है कि भारत का संविधान क्या है। अब आवश्यकता इस बात की है कि भारत के संविधान में संघात्मक गुणों की मौजूदगी कितनी है, क्या वो प्रधान रूप से मौजूद है संघात्मक के गुण या गौण रूप से मौजूद है। इस पर यह निर्भर करता है कि भारत का संविधान संघात्मक संविधान है या एकात्मक संविधान है। व्यवहारिक रूप से भी अगर आप देखेंगे, किसी संविधान का आकलन अगर आप करेंगे तो आप किसी भी देश के संविधान को एक मॉडल में नहीं रख पाएंगे। एक मॉडल में रख पाने का कारण यही है कि कठोरता से संघात्मक का सिद्धांत लागू किसी भी देश के संविधान पर नहीं होता है। वही बात भारतीय संविधान के अंतर्गत मौजूद है कि कठोरता से भारत के संविधान को संघात्मक में नहीं रखा जा सकता। इसमें कुछ गुण इस प्रकार के जरूर मौजूद हैं जो इसको एकात्मक बनाते हैं, जो इसको केंद्रोन्मुख बनाते हैं। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ निर्भर करता है किस चीज़ पर? संविधान के अंदर संघात्मक संविधान के गुण अधिक मौजूद हैं या एकात्मक संविधान के गुण मौजूद है। अब हमने यहाँ संघात्मक संविधान के 4 गुणों पर चर्चा की कि 4 गुण संघात्मक संविधान के होते हैं। शक्तियों का विभाजन होता है, संविधान की सर्वोपरिता होती है, लिखित संविधान होता है, संविधान की अपरिवर्तनशीलता होती है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। अगर आप अपने देश के संविधान के बारे में देखेंगे, अपने देश की शासन पद्धति के बारे में देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये 4-5 गुण हमारे देश के शासन पद्धति में मौजूद हैं। हमारे देश में शक्तियों का विभाजन है। हमारे संविधान में ही 3 सूचियों का निर्माण किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में भी कुछ विषय दिए गए हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसी तरह राज्य सूची में कुछ विषय दिए गए हैं, राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती है। इसी तरह समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों आपस में मिलकर कानून बना सकते हैं।
ये तो पहला गुण हो गया संघात्मक संविधान का, जो कि भारत की शासन पद्धति में मौजूद है। दूसरा गुण है संविधान की सर्वोपरिता। हमारे देश में भी संविधान सर्वोपरि है। कोई भी न्यायपालिका आदेश, कोई भी विधायिका, किसी भी राज्य की विधायिका कोई भी ऐसा आदेश, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान का उल्लंघन करता हो, संविधान के किसी प्रोविज़न को वायलेट करता हो। ऐसा कोई कानून या अधिनियम नियम नहीं बनाया जा सकता। अर्थात भारत का जो संविधान है वो एक सर्वोच्च विधि है। तो भारत संविधान की सर्वोच्चता भी हमारे यहाँ मौजूद है। तीसरा गुण है लिखित संविधान होना। हमारे देश का संविधान भी लिखित संविधान है। फोर्थ पॉइंट है आपका संविधान की अपरिवर्तनशीलता। संविधान की अपरिवर्तनशीलता के विषय में वही बात है कि जिस देश में संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो जटिल होती है, तो हम कहते हैं कि उस देश का संविधान अपरिवर्तनशील है। लेकिन किसी भी देश के संविधान को अपरिवर्तनशील नहीं बनाया जा सकता। जैसे जैसे देश विकास करता है, जैसे जैसे नई परिस्थितियाँ आती हैं, उस परिस्थितियों के हिसाब से ही संशोधन करने आवश्यक होते हैं। उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि संविधान को हम अपरिवर्तनशील बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। यहाँ अपरिवर्तनशीलता का अर्थ मात्र इतना ही है कि उसमें जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो जटिल होती है। अब पांचवा आपका पॉइंट आता है न्यायपालिका की स्वतंत्र सर्वोच्चता। हमारे यहाँ पर भी सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्चता दी गई है, प्रधानता दी गई है। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं वो भारत राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों पर बाध्य होते हैं। अगर राज्य और संघ के बीच कोई भी विवाद उठता है, किसी भी विषय को लेकर के कोई विवाद उठता है, चाहे वो संघ सूची या राज्य सूची के विषय पर कोई विवाद उठता है, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए दोनों राज्य भी और केंद्र भी बाध्य होंगे। ये तो चर्चा हुई संघात्मक सिद्धांत पर। संघात्मक संविधान किस तरह के होते हैं। हमने देखा कि संघात्मक सिद्धांत में 4-5 गुण होते हैं और ये 4-5 गुण ही हमारे संविधान में मौजूद है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। अब हम इसके दूसरे पक्ष पर भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरा पक्ष इसका है कि भारत के संविधान में वो कौन से गुण मौजूद हैं जो भारत के संविधान को एकात्मक संविधान बनाते हैं। भारत के संविधान में वो कौन से गुण मौजूद हैं जो भारत के संविधान को एकात्मक संविधान बनाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि संघात्मक संविधानों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं, तो हम देखते हैं कि राज्यों में गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। प्रत्येक राज्यों के अपने राज्यपाल होते हैं, गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। और गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल का जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति एक कौन है? कार्यपालिका का प्रधान है, देश की कार्यपालिका का प्रधान है, केंद्र का प्रधान है। तो हम देखते हैं कि राज्य के प्रधान जो गवर्नर होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। तो ये एक ऐसा गुण है जो संघात्मक संविधान पर आघात पहुंचाता है। ये हमें सोचने के लिए बाध्य करता है कि हमारे यहाँ पर संघात्मक संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है, संघीय ढांचा पूर्ण रूप से लागू नहीं है। जब हम कहते हैं कि राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का अलग अलग बंटवारा है, तो फिर राज्य का जो प्रधान है, राज्य का जो गवर्नर है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति क्यों करता है? ये आलोचना के रूप में भी किया जा सकता है, कहा जा सकता है। अब इसी तरह दूसरा एक विषय है कि जब राष्ट्रीय हित की आवश्यकता हो, राष्ट्रीय हित में जो राज्य सूची के विषय हैं, हमने देखा कि राज्य सूची के विषयों पर केवल कौन कानून बना सकता है? राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य ही कानून बना सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये तय कर दे कि इस विषय पर, इस राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाए, तो उस पर भारतीय संसद कानून बना सकती है। अब ये भी एक सोचनीय बात है, ये भी हमारे संविधान की एक ऐसा प्रोविज़न है जो हमारे संविधान को एकात्मक की ओर ले जाता है।
जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत का संविधान एकात्मक है। भाई राज्यों के बीच शक्तियों का आपस में अलग अलग बंटवारा है, तो राज्य का जो विषय है, राज्य सूची का जो विषय है, उस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, भारतीय संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। भाई राज्य की तो अपनी अलग विधायिका होती है, राज्य अपनी विधायिका से कानून बनवाते हैं, उनसे संबंधित जो विषय होते हैं राज्य सूची के, उन पर राज्य की सरकारें कानून बनाती है। लेकिन राष्ट्रीय हित में यदि आवश्यक है तो उस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब तीसरे पॉइंट की बात करें, जब भी किसी नए राज्य का निर्माण होता है देश के अंदर, जब भी किसी नए राज्य का निर्माण होता है या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना होता है या किसी राज्य के क्षेत्र की सीमा को घटाना या बढ़ाना होता है, तो वो विषय केंद्र के पास रखा गया है, उस पर केंद्र निर्णय करता है, वो शक्ति केंद्र के पास, केंद्र को दी गई है। ये कैसा प्रोविज़न है? जब हमने कहा कि संघात्मक संविधान का सबसे प्रमुख गुण होता है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो राज्य का नाम अगर परिवर्तन करने की बात आती है तो उस पर राज्य निर्णय नहीं ले सकता। उस पर कौन निर्णय लेगा? केंद्र सरकार निर्णय लेगी, भारतीय संसद निर्णय लेगी। और इसी तरह राज्य की सीमा को घटाना हो या बढ़ाना हो तो उस पर भी केंद्र सरकार निर्णय लेगी। तो ये भी एक ऐसा गुण मौजूद है भारत के संविधान में जो भारत के संविधान को एकात्मक बनाता है। अब एक लास्ट गुण है आपात उपबंध, इमरजेंसी। आपने देखा होगा कि जब भी देश में आपात की स्थिति उत्पन्न होती है, जब भी युद्ध काल का समय होता है, तो इमरजेंसी लागू हो जाती है, आपात उपबंध लागू हो जाता है। और आपात उपबंध की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। या किसी भी राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है, किसी भी राज्य की जो शासन प्रणाली है, जब वो संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकता है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। तो ये 4 गुण ऐसे हैं जो भारत के संविधान को एकात्मक की ओर ले जाते हैं। लेकिन फिर भी लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान में संघात्मक गुण अधिक रूप से मौजूद हैं। अगर हम भारत के संविधान की प्रकृति के बारे में जब चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो संघात्मक गुण हैं उनकी मौजूदगी भारत के संविधान में प्रधानता के रूप से है। इसलिए भारत के संविधान को हम संघात्मक संविधान कह सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर हियर या प्रोफेसर जेनिंग्स, प्रोफेसर हियर तो कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो अर्धसंघीय संविधान है, वो एक अर्धसंघीय संविधान है, अर्थात एक एकात्मक संविधान है जिसमें संघात्मक गुण गौण रूप से मौजूद है। इसी तरह प्रोफेसर जेनिंग्स हैं, जेनिंग्स कहते हैं कि भारत जो है एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की शक्तियाँ, केंद्रीयकरण की सबल प्रवृत्ति है। तो ये कुछ संविधानवेत्ता हैं जो भारत के संविधान को अर्धसंघीय श्रेणी में रखते हैं। और हमारे संविधानवेत्ता कहते हैं कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक संविधान है। लेकिन ये सब चर्चा का विषय इसी बात पर डिपेंड करता है कि कोई भी देश का संविधान न तो पूर्ण रूप से संघात्मक हो सकता है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक हो सकता है। यही बात भारत के संविधान के विषय में लागू होती है कि भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक है। लेकिन भारत के संविधान में संघात्मक तक के गुण अधिक रूप से मौजूद हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। उच्चतम न्यायालय में भी ये विवाद एक बार उठा। RS बॉम्बे बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें एक निर्णय आया। SR बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि भारत का जो संविधान है वो एक परिसंघात्मक संविधान है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में ये निर्णय दिया है कि भारत का जो संविधान है वो एक संघात्मक संविधान है और संघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। संघवाद संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। चलिए, ये आज का हमारा टॉपिक था भारत के संविधान की प्रकृति। भारत के संविधान संघात्मक संविधान है या भारत का संविधान एकात्मक संविधान है। हमने इसमें चर्चा की कि भारत के संविधान को समझने से पहले हमें ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि संघात्मक संविधान किस तरह का होता है और एकात्मक संविधान किस तरह का होता है। जब हम संघात्मक संविधान के विषय में चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भारत का जो संविधान है क्या संघात्मक
तत्व उसमें मौजूद हैं या नहीं हैं। तो हम लास्ट में इसी पॉइंट पर आते हैं कि भारत के संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों के गुण मौजूद हैं, लेकिन संघात्मक संघीय ढांचे के जो गुण हैं वो भारत के संविधान में प्रधानता के साथ मौजूद हैं। इसलिए भारत का जो संविधान है वो एक परिसंघात्मक संविधान। इसके बाद का कल का हमारा लेक्चर रहेगा भारत के संविधान की उद्देशिका, प्रियम्बल। ठीक है, धन्यवाद।